हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑडियोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच हमारा जो इंट्रोडक्शन टू एग्रोमेट्रोलॉजी इन क्लाइमेट चेंज है उसका हमारा पार्ट 4 लेक्चर 4 आज हम लोग स्टडी करेंगे। सो आई होप आप पिछले लेक्चर्स को आप पढ़ रहे होंगे अच्छे तरीके से। अगर आपको किसी भी प्रकार का उसमें डाउट होते हैं तो आप मेरे से बेशक कमेंट सेक्शन में पूछें, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप पढ़ रहे होंगे और आप अच्छे से पढ़ें। और माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप जिन्होंने भी नहीं किया है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। द टॉपिक दैट वी हैव टू कवर टुडे, द टॉपिक इज लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं भी ये अपना फोटो हटा देता हूँ जिससे कि हमें अच्छे से और थोड़ा सा दिखाई दे। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब यहाँ देख सकते हैं आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और थोड़ा सा हम लोग इस पर्टिकुलर ये जो हमारे पास पिक्चर है, फोटो है, उससे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आप इससे देखते हैं क्या क्या आपको इसमें समझ में आ रहा है, इससे क्या कितना हम चीज समझ सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये अर्थ है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा भी था कि अर्थ क्या है। अर्थ इज एन एलिप्टिकल शेप, एक दीर्घ वृत्ताकार आकार में है। और अर्थ के ही फर्दर ये सब स्फीयर हैं। अर्थ के कितने स्फीयर हैं? 3 स्फीयर थे, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। और जिसमें हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। और एटमॉस्फेयर क्या होता है? इट इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। ठीक है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा भी था एटमॉस्फेयर के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर इट इज द कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस विच इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज विच सराउंड द अर्थ। उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। अब एटमॉस्फेयर के कितने लेयर हैं, एटमॉस्फेयर किन किन चीजों से मिलकर बना है, कितने स्फीयर से मिलकर बना है, उसके बारे में हम लोग आज इसमें देखेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं अर्थ के ऊपर, जो अर्थ से जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, ये जो एटमॉस्फेयर का जो क्लासिफिकेशन है आप यहाँ देख सकते हैं। ये एटमॉस्फेयर का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है? इट हैज बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशन। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर में क्या वेरिएशन होते हैं, क्या बदलाव होते हैं, उस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप जैसे कि आप इस पिक्चर में देखें, इसे ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर कितने दूरी तक ये अर्थ सरफेस से है? मतलब जीरो से 18 किलोमीटर तक। ये कितने दूरी तक फैला हुआ है? 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है ट्रोपोस्फेयर। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ट्रोपोस्फेयर अर्थ से कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओके, कितने किलोमीटर तक है? 12 से 18 किलोमीटर तक। फर्दर, ठीक है, कहीं कहीं किताबों में 12, मतलब ये रेंज दे रहा है। ठीक है, 12 से 18, कहीं कहीं किताबों में 12 से 15 किलोमीटर भी दिया रहता है। ठीक है, एस्ट्रोस्फीयर कितने किलोमीटर तक है? 50 किलोमीटर, 48 या 50 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। आगे मेजोस्फीयर देख सकते हैं, इसके हार्डली 90 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हमारे पृथ्वी से कितने दूरी पे है? 90 किलोमीटर पे। थर्मोस्फीयर कितने दूरी पे है? ये 800 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो लास्ट जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर का, वो कौन सा है? एक्सोस्फीयर, जो 3000 किलोमीटर एंड अबव, जो इससे ऊपर जो दूरी तक है अर्थ सरफेस, वो क्या है? एक्सोस्फीयर है। और आप देख सकते हैं कि ट्रोपोस्फीयर में कौन कौन से एक्टिविटीज होते हैं। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर कितना कम है? 15 से -56.5 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर क्या इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर हम मेजोस्फीयर में गए, फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक कंसेप्ट है, डीडी कंसेप्ट है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। ट्रोपोस्फीयर में डिक्रीज होता है टेम्परेचर, जैसे हम ऊपर जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है आगे देखेंगे हम लोग। इसमें बहुत सारे गैसियस पाए जाते हैं, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर इसमें इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऊपर वाले इमेज में देखते हैं ट्रोपोस्फीयर में कौन कौन से एक्टिविटीज होते हैं। जैसे रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन, फॉग, ड्यू, स्लीट, ये सब, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ये सब जितने भी जो ये एक्टिविटीज होते हैं वो पृथ्वी के किस सरफेस में, पृथ्वी के कौन एटमॉस्फेयर के किस सरफेस में ऑकर होते हैं? ट्रोपोस्फीयर में
ऑकर होते हैं। एयरप्लेन जो उड़ते हैं वो एटमॉस्फेयर के किस स्फीयर में उड़ते हैं? ट्रोपोस्फीयर में ये क्या होते हैं? ये उड़ते हैं, ठीक है। बैलून हो गया, हॉट एयर बैलून हो गया। आप इस इमेज के माध्यम से ही समझ सकते हैं, एग्जाम्स में आप इस इमेज के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, लेयर बाय लेयर आप इजिली डायग्रामेटिक व्यूज में आप समझा सकते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। अर्थ से जी ये इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है वर्टिकल टेम्परेचर बेसिस पे, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं टेम्परेचर में क्या चेंजेस हो रहे हैं उस बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं ओजोन लेयर, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे सनलाइट हमारे पृथ्वी पे आती है, ये जो स्ट्रेटोस्फीयर वाला जो लेयर है इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। क्या करता है? उन हार्मफुल रेज को क्या करता है, एक तरह से ट्रैप कर लेता है, हमारे पृथ्वी पे उसे नहीं जाने देता है, ठीक है। और जो कुछ जो चले जाते हैं हमारे पृथ्वी सरफेस तो वही क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के नाम से जाने जाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज के नाम से जाने जाते हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर को ओजोनोस्फीयर लेयर भी कहते हैं क्योंकि इसमें ओजोन गैसेज पाया जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग कीमोस्फीयर भी कहते हैं क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, गैसेज से, इसलिए इसको हम लोग कीमोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाला जो है, जो कितना 100 किलोमीटर तक पृथ्वी सरफेस से दूरी पे है, इसमें मेटियोराइड्स जितने भी उल्का पिंड ये सब होते हैं उन सब चीज का इन मेजोस्फीयर में जनरली ऑकरेंस होता है, ठीक है। थर्मोस्फीयर, इसी स्फीयर को हम लोग आयोनोस्फीयर भी कहते हैं, जो हमारे पृथ्वी के सतह से कितने दूरी पे है, ये आपका एक तरह से 300 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर तक हमारे पृथ्वी की दूरी से है, ठीक है। और ये वाले में रेडियो जोन, जो रेडियो का सिग्नल ये सब होते हैं, सेटेलाइट, ये थर्मोस्फीयर आयोनोस्फीयर जोन में पाए जाते हैं और हमारे रेडियो का सिग्नल इसी थर्मोस्फीयर से हमें कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला जो एक्सोस्फीयर, इसमें स्पेसशिप एस्ट्रोनॉट्स जो लोग होते हैं वो लोग इस स्फीयर तक इस स्फीयर तक वो लोग जाते हैं, वहाँ पे इन सब का ऑकरेंस होते हैं, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं अपने टॉप जो थ्योरेटिकल पोर्शंस पे। आई होप आपको इस इमेज से समझ में आया होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर का क्लासिफिकेशन हुआ है। पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है? ट्रोपोस्फीयर, जिसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल नीचे वाला जो मंडल है, ठीक है। द वर्ड ड्रॉप मीन्स मिक्सिंग और टर्ब्यूलेंस एंड स्फीयर मीन्स रीजन, मतलब ऐसे क्षेत्र जो अलग अलग गैसियस चीजों से मिक्स है, मिले हुए हैं, टर्ब्यूलेंस है, जिनमें किसी भी प्रकार के मतलब एक तरह से फोर्स क्रिएट होते हैं, चेंजेज होते हैं, उस वाले स्फीयर को हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसीलिए इसका नाम ट्रोपोस्फीयर पड़ा हुआ है क्योंकि इस स्फीयर में बहुत सारे चीजों का मिक्सचर होते हैं, ठीक है, टर्ब्यूलेंस होते हैं, बहुत सारे चीजों का वहां पे वेरिएशंस होता है, ठीक है, इसलिए ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। और ट्रोपोस्फीयर का कितना हाइट होता है, कितने हाइट तक ये हमारे अर्थ सरफेस से दूरी पे है? द एवरेज हाइट ऑफ दिस लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अबाउट 14 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर अबव द मीन सी लेवल, एंड इक्वेटर से कितने दूरी किलोमीटर तक है? 16 किलोमीटर, एंड 7 to 8 किलोमीटर एट द पोल्स से कितना दूरी पे है? 7 to 8 किलोमीटर, और इक्वेटर से कितने दूरी पे है? 16 किलोमीटर पे है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? कौन कौन से एक्टिविटी जिसमें ऑकर होते हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन्स ऑकर इन द स्फीयर। इस पर्टिकुलर ट्रोपोस्फीयर में कौन कौन से एक्टिविटीज होते हैं? क्लाउड का फॉर्मेशन, थंडर स्टॉर्म होना, ठीक है, बादल गरजना, साइक्लोन होना, चक्रवात, अचक्रवात होना, ये किस स्फीयर में ऑकर होते हैं? ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। इसीलिए इस वाले स्फीयर को हम लोग इट इज ऑल्सो नॉन एज सीट ऑफ द वेदर फेनोमेना। इस स्फीयर को हम लोग सीट ऑफ द वेदर फेनोमेना भी कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी वेदर फेनोमेनल एक्टिविटीज होते हैं सारे इसी स्फीयर में होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी गैसीज जो होते हैं सारे इसी स्फीयर में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी का फर्दर पॉइंट है, अनदर स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस ट्रोपोस्फीयर इज दैट there is a decrease of temperature with increasing elevation at a mean lapse rate of about 6.5 degree Celsius per kilometer। हम लोग जैसे ये ट्रोपोस्फीयर में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? सडन टेम्परेचर में डिक्रीज होता है। कितने लैप्स रेट से होता है? अबाउट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से डिक्रीज होता है। उसी को हम लोग लैप्स रेट भी कहते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। ट्रोपोस्फीयर में 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से टेम्परेचर में वहाँ पे
डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वही चीज़ लिखा हुआ है, विथ इंक्रीजिंग एलिवेशन, जैसे ऊपर की ओर जाते हैं टेम्परेचर में डिक्रीज होता है कितने से 6.5 डिग्री सेल्सियस, उसी को हम लोग लैप्स रेट भी कहते हैं। आगे लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द रेडिएशन रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस, सो द ट्रोपोस्फीयर इज हीटेड फ्रॉम बिलो, ठीक है। और ट्रोपोस्फीयर सबसे वार्मेस्ट लेयर होते हैं, क्यों? क्योंकि जितने भी रेडिएशंस रिसीव किए होते हैं सन के थ्रू, जो रिसीव होता है वो जनरली अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये पहला लेयर होते हैं, निचला लेयर होते हैं, इसी वजह से क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा ये वार्मेस्ट लेयर होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इन दिस लेयर अबाउट 75% ऑफ टोटल गैसेज एंड मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इस लेयर में 75% जो टोटल गैसेज होते हैं और मॉइस्चर एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसमें सारे पाए जाते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फीयर देयर इज अ शैलो लेयर सेपरेटिंग इट फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फीयर विच इज नोन एज ट्रोपोपॉज। आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यही पॉइंट कह रहा है कि ट्रोपोस्फीयर के ऊपर एक शैलो लेयर होते हैं, ठीक है। एक शैलो लेयर होते हैं जो ट्रोपोस्फीयर को स्ट्रेटोस्फीयर से डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं। ये वाले लेयर जो है, उसी लेयर को हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपोज कहते हैं। तो ये एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ट्रोपोपोज क्या होता है। ये ऐसे लेयर है जो ट्रोपोस्फीयर को स्ट्रेटोस्फीयर से सेपरेट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपोज। आगे लिखा हुआ है मोस्ट एविएशन टेक्स प्लेस। एविएशन बोले तो वही जो एरोप्लेन का उड़ना, ये किस स्फीयर में होते हैं, ट्रोपोस्फीयर में होता है। कुछ जो एविएशन वाले होते हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर तक जाते हैं, कुछ उसके निचले सतह तक स्ट्रेटोस्फीयर के। इट इज द डेंसेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर कंप्रेस्ड बाय द वेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव इट। बहुत ही ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विच इज द डेंसेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर, तो ट्रोपोस्फीयर होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी एटमॉस्फेयर के जो वेट हैं जनरली इसी पे पाए जाते हैं, इसलिए डेंसेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर भी है। तो आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है इसमें, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर क्या होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर आप देख सकते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर ये समताप मंडल, दिस लेयर एग्जिस्ट अबव द ट्रोपोपोज। ये ट्रोपोपोज वाले ऊपर से पाए जाते हैं, कितने 20 किलोमीटर ऑनवर्ड्स एंड एक्सटेंड्स अप टू द एल्टीट्यूड्स ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर, ठीक है। दिस लेयर इज कॉल्ड एज सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये लेयर को हम लोग सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, ओके। और इसी को हम लोग ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं, क्योंकि ओजोन गैस पाए जाते हैं। इसी को हम लोग कीमोस्फीयर भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इट इज बेस्ट नॉन टू एज होम टू अर्थ ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर का होम भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। इन दिस रीजन द टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट। इस क्षेत्र में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन। हीट का प्रोड्यूस होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओजोन का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए द हीट एंड दिस हीट इज रेस्पॉन्सिबल। इसी हीट की वजह से यहाँ पे तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट जेट प्लेन्स कैन। ये हाईएस्ट पार्ट है एटमॉस्फेयर के। वैसे तो जनरली जो एविएशन जो होते हैं, जेट प्लेन्स, एरोप्लेन्स होते हैं, जनरली ट्रोपोस्फीयर में ही उड़ते हैं, बट ये एक हाईएस्ट पार्ट है जहाँ पे जेट प्लेन्स पहुंच जाते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, द अपर बाउंड्री ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड एज स्ट्रेटोपोज। ये बाउंड्री है जो स्ट्रेटोस्फीयर को मेजोस्फीयर से सेपरेट करते हैं। उस लेयर को हम क्या कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाला स्ट्रेटोस्फीयर को मेजोस्फीयर से जो लेयर सेपरेट कर रहा है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपोज कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो द अपर बाउंड्री ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर का जो ऊपरी वाले जो बाउंड्री होते हैं, जो सेपरेट करते हैं इन दोनों का, स्ट्रेटोस्फीयर और मेजोस्फीयर को, उसे हम स्ट्रेटोपोज कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर क्या है, इट इज लोकेटेड बिटवीन 50 एंड 80 किलोमीटर, मतलब ये 50 से 100 किलोमीटर के बीच रेंज में ये फैला हुआ है अर्थ सरफेस से। और मीजोस्फीयर गेट्स प्रोग्रेसिवली कोल्डर विथ एल्टीट्यूड। ये इसमें क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये कोल्डेस्ट रीजन है, ठीक है। द टॉप ऑफ द लेयर इज कोल्डेस्ट प्लेस फाउंड विद इन द अर्थ सर्फ सिस्टम विथ एन एवरेज टेम्परेचर अबाउट -85 डिग्री। यहाँ पे जो टेम्परेचर होते हैं कितने होते हैं,
-85 डिग्री सेल्सियस होते हैं, ठीक है। मोस्ट मेटियोर्स बर्न अप इन दिस, इस वाले लेयर में उल्का पिंड ये सब का क्या होता है, बर्न अप होते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। साउंडिंग रॉकेट्स, रॉकेट पाउडर एयरक्राफ्ट, इसमें जो रॉकेट्स ये सब होते हैं, ठीक है, वो सब जनरली इसमें जो स्फीयर वाले लेयर में पाए जाते हैं। द ट्रांजिशन बाउंड्री विच सेपरेट्स मेजर स्फीयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। जो बाउंड्री स्ट्रेटोस्फीयर और मेजर स्फीयर को सेपरेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। आप सब ये समझ में आ रहे होंगे। आगे वाला जो हमारा लास्ट लेयर है, सेकंड लास्ट लेयर है थर्मोस्फीयर, इसी को हम लोग आयनोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। इट इज लोकेटेड बिटवीन 80 एंड 700 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। पृथ्वी से कितने दूरी पे, 80 से 700 किलोमीटर के बीच में जो सरफेस पाया जाता है, स्फीयर पाया जाता है, वो कौन सा है, थर्मोस्फीयर है। इसे आयनोस्फीयर भी पाए जाते हैं, ठीक है। हुज लोएस्ट पार्ट कंटेन्स, और जो थर्मोस्फीयर का जो निचली सतह होते हैं उसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं, इसलिए इसका आयनोस्फीयर भी नाम है। एंड दिस लेयर इज मच क्लोजर टू द सन, इट कैन रीच टेम्परेचर्स अप टू, ये जो लेयर होते हैं बहुत ही वार्मेस्ट होते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस भी जा सकते हैं। इन चीजों को आप याद रखेंगे, ठीक है। इन दिस लेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है विथ वेरी लो डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी मोलिक्यूल्स के कम होते हैं, ठीक है। सबसे डेंसेस्ट कौन सा लेयर होता है, ट्रोपोस्फीयर होता है, ठीक है। और सबसे कम डेंस किसके डेंसिटी होते हैं, थर्मोस्फीयर का होते हैं, ठीक है। इट इज बोथ क्लाउड एंड वाटर वेपर फ्री, और ये जो थर्मोस्फीयर जो स्फीयर है ये गैसलेस जोन है। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच इज द वाटर वेपर एंड गैस वेपर फ्री जोन। थर्मोस्फीयर इज वाटर वेपर एंड क्लाउड फ्री जोन, ओके। आगे लिखा हुआ है आयनोस्फीयर, इसका नाम क्यों पड़ा है, आयनोस्फीयर इज एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग रीजन कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेडियो सिग्नल्स। हमने आगे पहले वहां पे देखा भी था कि इस आयनोस्फीयर वाले रीजन में, थर्मोस्फीयर वाले रीजन में जनरली रेडियो सिग्नल सेटेलाइट वाले पोर्शन, सेटेलाइट वाले मटेरियल्स यहाँ पे ऑकर होते हैं, ठीक है। सेटेलाइट वाला रेडियो सिग्नल्स यहाँ पे ऑकर होते हैं, इसलिए और इसीलिए इसको यहाँ पे आयंस का क्या होता है, आयंस का यहाँ पे इस वाले पार्ट रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसको हम लोग आयनोस्फीयर भी कहते हैं। आगे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड इन दिस वे आर कॉल्ड आयंस। जो इलेक्ट्रिकल चार्ज एटम्स जो होते हैं, जो इनका फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल्स और एटम्स का यहाँ फॉर्मेशन होता है, वो आयंस के रूप में फॉर्मेशन होते हैं, इसलिए इनका नाम आयनोस्फीयर पड़ा है। और इस क्षेत्र को हम लोग आयनोस्फीयर के नाम से, स्पेशल प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं लास्ट वाला, लास्ट जो पोर्शन है हमारा, माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, ये क्या है, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर, और ये थर्मोस्फीयर के ही आउटर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर कौन सा है, आयनोस्फीयर। आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, एक्सोस्फीयर। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ एटमोस्फेयर इज नेम्ड एज द एक्सोस्फीयर एंड दिस लेयर लाइज बिटवीन 400 to 1000 किलोमीटर, ओके। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस प्रीडोमिनेट इन दिस, इस वाले क्षेत्र में कौन से गैस जनरली पाए जाते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस पाए जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे एटमॉस्फेयर का कहानी था कि एटमॉस्फेयर में कौन से लेयर कितने दूरी पे पाए जाते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर कितने किलोमीटर तक, 15 से 18 किलोमीटर। देन आफ्टर हमने देखा स्ट्रेटोस्फेयर कितना, 18 से 15 to 48 या 50 किलोमीटर तक। फिर मेसोस्फीयर आया 100 किलोमीटर तक, ठीक है। थर्मोस्फीयर कहाँ तक, 700 to 800 किलोमीटर तक, 400 to 800 किलोमीटर। और एक्सोस्फीयर लास्ट जो कि 3000 किलोमीटर तक, लास्ट तक ये। और आप डायग्राम से समझ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। स्पेसशिप हो गया, सेटेलाइट हो गया, ये सब किस वाले स्फीयर में ऑकर होते हैं, सेटेलाइट एक्सोस्फीयर में। और सेटेलाइट रेडियो सिग्नल किस में, थर्मोस्फीयर आयनोस्फीयर में होते हैं। मेट्रोइड्स किस वाले में बर्नअप होते हैं, मेसोस्फीयर में, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप समझेंगे और एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस डायग्राम्स के माध्यम से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम्स में। और इसमें जो लास्ट वाला जो हमारा पोर्शन है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। लैब्स क्या होता है, वही हमने जो पहले पढ़ा था। थर्मोस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होते हैं, एयर टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे हम हाइट ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और कितने रेट से डिक्रीज होता है, बाई 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। उसी
डिक्रीज इन टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, लैब्स रेट कहते हैं, ठीक है। और एडियाबैटिक लैब्स रेट जस्ट इसका उल्टा होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब टेम्परेचर का चेंज होना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में एयर मास के थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस में, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक लैब्स रेट कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर का चेंजेज होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम बढ़ते क्रम किसी भी क्रम में, और उसी प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस, थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस, उसको हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक लैब्स रेट भी कहते हैं। सो आई होप आपको ये लेयर वाला पोर्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन विंड एंड एयर, ठीक है, उसके बारे में, टाइप्स ऑफ विंड के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सब। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अभी तक हमने जो जो टॉपिक पढ़ा है उसको आप लोग रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे। किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप प्लीज फील फ्री टू आस्क विथ मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज वॉच द वीडियोस, ठीक है, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।